वेलकम स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज है और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं 11th क्लास की फिजिक्स। चैप्टर का नाम है मोशन इन ए प्लेन और आज हम शुरू कर रहे हैं मोशन इन ए प्लेन। तो आप सोचोगे सर इतने सर्वे से क्या करवा रहे थे, आपने 10 लेक्चर ले लिए, 10 से 15 घंटे हमको पहले पढ़ा दिया है और आज आप टॉपिक लिख रहे हो कि मोशन इन ए प्लेन में आज शुरू कराऊंगा। यस, मैं आज शुरू करवाऊंगा। ओके तो कई बार आपको समझ जाओ कि एक चैप्टर को शुरू करने में भी हमको 10 घंटे पहले लगाने पड़ते हैं उसके तैयार करने के लिए, आपका माइंड प्रिपेयर करने के लिए। डोंट वी कांट जंप एट दिस स्टेज। तो आज मैं लिखा हूँ, ठीक है, मेरे चैप्टर की हेडिंग का नाम तो है मोशन इन ए प्लेन, लेकिन चैप्टर का नाम तो ऊपर लिखा ही हुआ है, देख ही रहे हो आप। है यहाँ पर लिखा हुआ है मोशन इन ए प्लेन बाय धीरज सर। अब आज आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ लिखा है पहली बार मोशन इन ए प्लेन। सो लेट्स स्टार्ट। क्या मतलब है इस बात का आप समझो अब तो, और आपको ये भी समझ आएगा कि आपको जो इतनी सारी 10 घंटे की जो भूमिका बांधी गई थी वो क्यों बांधी गई थी। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम ना एक ग्राफ बनाते हैं। कोई पॉइंट को आप लोकेट कैसे करते हो, देखो आप मेरे को बताओ। जैसे कि आपने यहाँ पर ये ग्राफ बना रहा हूं मैं, और यहाँ पर ये कोई लाइन बना दी मैंने, कोई पॉइंट होगा। इट कैन बी पॉइंट हो गया, लेट्स से यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई एक पॉइंट है। ठीक है, ओरिजिन से ये कोई पॉइंट आ गया, ये नाम है हमारा, ओरिजिन है O, इस पॉइंट का नाम है P। P पॉइंट पर आने के लिए आपको याद है क्या करना पड़ता है। आप सबसे पहले जो है पहले एक्स एक्सिस पे आते हैं, तो सबसे पहले यू कम अलोंग एक्स एक्सिस एंड देन यू कम अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो ऐसे ही तो करते हो आप, तभी आप पहुंच पाते हो P पॉइंट तक। ठीक है, तो सबसे पहले आप O से A पर आओ, A से B पे जाओ, और आप बन जाओगे O से A पे जाओ, A से B पे जाओ, तो लॉजिकली आप O से P तक पहुंच गए। तो वेक्टर लॉ के अनुसार, ट्रायंगल लॉ के अनुसार OP वेक्टर जो हुआ वो क्या हुआ, OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर। ठीक है, नाउ व्हाट इज OA। OA को समझो तो आप एक्स एक्सिस पर गए हो, और एक्स एक्सिस की यूनिट वेक्टर क्या है, x इंटू आई स्क्वायर। ऐसे ही AB क्या है, वाई एक्सिस की तरफ गए हो, y इंटू जे स्क्वायर। तो पहले तो आप मूव कर रहे हो टुवर्ड अलोंग एक्स एक्सिस, फिर अलोंग वाई एक्सिस। एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई जे स्क्वायर जो है आप मूव कर रहे हो। सो आई कैन राइट OA इज इक्वल्स टू एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई जे स्क्वायर। ठीक है, सो असली में ओपी वेक्टर अकेला नहीं है, ओपी वेक्टर जो है वो बेसिकली दो वेक्टरों से मिलकर बना हुआ है। बात समझ आ गई। तो ओ जो एक्स आई स्क्वायर और वाई जे स्क्वायर को ही आप जो है हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब लेंथ ब्रेड्थ हाइट की टर्म्स में मैंने वेक्टर को बताना है। ठीक है, चलो आप मेरे को एक बात बताओ, मैं एक ये कोई कर्व पाथ है यूं करके, पहले मैं पी पॉइंट पर था और अब मैं क्यू पॉइंट पर आ गया हूं। पी पॉइंट पर था तो पी पॉइंट से जो आर वेक्टर था वो ओपी वेक्टर, इसका नाम दे दिया हमने आर वेक्टर, और ओ क्यू वेक्टर दे दिया, इसका नाम दे दिया मैंने आर डैश वेक्टर। तो लॉजिक को समझो कि पहले मैंने ये आर वेक्टर नाम दिया है, फिर ये आर डैश दिया है, आर डैश। सो और आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, आप पी से क्यू पर आए हो, तो आप ऐसे आए हो लेफ्ट से राइट। तो ट्राइंगल लॉ के अनुसार आप अगर समझें तो क्या लिखा हुआ है, OP प्लस पी क्यू इज इक्वल्स टू ओ क्यू। तो पी क्यू विल बी इक्वल टू ओ क्यू माइनस OP एंड ओ क्यू। मेरी बात आपको समझ में आ रही है। ओ क्यू क्या है, आर डैश। ओ क्यू क्या है समझो आप, आर डैश, और OP क्या है, वो है आर वेक्टर। तो मैं अब ना यहाँ पर थोड़ा सा रिप्लेस करती हूँ, यहाँ मतलब थोड़ा गंदा ना हो, यहाँ लेफ्ट साइड लिखता हूँ। सो सबसे पहले अगर आपका जो OP वेक्टर है, जिसे आप आर वेक्टर का नाम दे रहे हो, तो किसी एक वेक्टर को कैसे हम बोलते हैं, एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई जे स्क्वायर, ऐसे तो बोलते हो। ऐसे ही अगर ओ क्यू वेक्टर है,
इसे हमने आर डैश वेक्टर का नाम दिया है आसान भाषा में लिखने के लिए। मैंने बोला ना साइंस के स्टूडेंट क्या होते हैं, थोड़े कामचोर होते हैं। वी ट्राई टू फाइंड द शॉर्टकट्स। अब मैं ओ क्यों नहीं लिखना चाहता, मैंने उसकी जगह लगा दिया आर डैश, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो एक्स की जगह मैं क्या लिख दूं, समझदार हो, क्या हो जाएगा, एक्स डैश आई स्क्वायर प्लस वाई डैश जे स्क्वायर। सो व्हाट विल बी पी क्यू, अभी हमने समझा है ओ पी प्लस पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू। तो इसका मतलब पी क्यू क्या होगा, ओ क्यू माइनस ओ पी। पी क्यू वेक्टर है, ओ क्यू वेक्टर का नाम हमने क्या दिया हुआ है, आर डैश। ओपी इज आर वेक्टर, तो बेसिकली आर डैश वेक्टर माइनस आर वेक्टर, तो इसको हम ऐसे बोल देते हैं डेल्टा, ये चेंज इन वैल्यू ऑफ आर हुई है तो हमने इसको बोल दिया डेल्टा आर वेक्टर। तो डेल्टा आर वेक्टर क्या हुआ, आर डैश वेक्टर माइनस आर वेक्टर। यहां तक ठीक है। अब आर वेक्टर को आप कैसे बोलते हो, वो हो गया एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई जे स्क्वायर, एक्स डैश वाला, माइनस आर वेक्टर क्या होगा, एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई जे स्क्वायर। सही है, तो इसका ये मतलब हुआ कि आई से आई माइनस करोगे तो एक्स डैश माइनस एक्स इंटू आई स्क्वायर प्लस वाई डैश माइनस वाई इंटू जे स्क्वायर। ये हो गया आपका डेल्टा आर वेक्टर। सो जो ये वाली वैल्यू है इसे मैं ऐसे लिख दूं डेल्टा एक्स इंटू आई स्क्वायर, और ये हो गया डेल्टा वाई इंटू जे स्क्वायर। सो लॉजिकली मैं देखूं तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट हो गया ना, डेल्टा आर है क्या, डेल्टा आर इज द डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। क्योंकि पाथ तो यूं था, मैं देखो आपको ध्यान से, पाथ तो मेरा ये है, लेकिन मैंने तो शॉर्टेस्ट पाथ लिखा है, सीधी लाइन डाल दी। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हैप्पी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन बताओ मेरे को। डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। होती है कि नहीं होती है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा आर क्या होगा मेरे को बताओ, डेल्टा आर होगा आपके पास डेल्टा एक्स, अभी तो आपने निकाला है ऊपर, क्या निकाला है ये, तो डेल्टा एक्स आई स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई जे स्क्वायर होल अपॉन में डेल्टा टी। सो डेल्टा एक्स आई स्क्वायर अपॉन डेल्टा टी प्लस डेल्टा वाई जे स्क्वायर अपॉन डेल्टा टी, लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ओके, इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब डेल्टा वी एक्स देखो क्या हो गया, ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस अपॉन टाइम। तो लॉजिकली समझा जाए तो ये क्या हो गया, वी एक्स इंटू आई स्क्वायर, ये हो गया वी वाई इंटू जे स्क्वायर। इसका मतलब जब भी कोई वेलोसिटी भी होती है, वो भी उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलती है, एक अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन में चलती है। कितनी गहराई से समझ आनी शुरू हो गई बात हमारे लिए, कि अगर ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो आप ये ध्यान से देखो तो थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ भी जा रहा है और आगे की तरफ भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है आगे भी जा रहा है ना, समझ मेरी बात को। यहां पर देखिए तो नीचे आ रहा है, मतलब कि ऊपर जाना और नीचे आना इज अ वाई एक्सिस ना। तो अगर ये नीचे आ रहा है तो इसका ये मतलब हुआ कि इसमें नेगेटिव वाई हो गई, और आगे भी आ रहा है इसका मतलब एक्स एक्सिस भी है। तो टू डायमेंशनल मोशन हो गया ना ये। तो टू डायमेंशनल मोशन जो है वो एक केवल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस से नहीं होता। ये हमने जब वेक्टर पढ़ना शुरू किया था तो उसकी जो मेन बात थी कि इसका कॉज क्या है, व्हाई वी आर स्टडीइंग वेक्टर, उसका सबसे बड़ा कॉज हमको समझ में आ रहा है क्यों है, कि आप जो है अगर ये बॉडी ऐसे जा रही है तो इसकी वेलोसिटी दोनों चीजों में चल रही है। देखो ये आगे भी जा रही है और ये ऊपर भी जा रही है, इसका मतलब इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक इसको आगे लेके जा रहा है और एक इसको ऊपर लेके जा रहा है। इसी वजह से ये रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में चल रहा है। गॉट इट। सो तो इसका मतलब एक वेलोसिटी वेक्टर जो है वो इसी प्रकार से होती है। नाउ अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस वर्ड आपने पहले पढ़ रखा है ना, याद है कि नहीं याद है, याद है नहीं याद है, याद होगा आपको। इंस्टेंटेनियस वर्ड क्या होता है कि व्हेन आपका जो वेलोसिटी वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस क्या होती है, डेल्टा आर by delta t change in displacement upon change in time such that limit of delta t tends to 0। डेल्टा t बहुत स्मॉल है, ठीक है ना, तो इसी को हम बात को क्या बोलते हैं, डी आर बाई डी टी। ठीक है,
समझ गए मेरी बात को? तो अब आपको डिस्प्लेसमेंट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो आपको इंस्टेंटेनियस मिलेगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय नॉर्मल टाइम करोगे तो एवरेज वेलोसिटी मिलेगी। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है व्हेन द टाइम इंटरवल इज वेरी वेरी स्मॉल। दिस थिंग आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन ए वेरी डिटेल वर्जन, तो मैं यहाँ पर इतना नहीं जाना चाहता। सो अब यहाँ पर देखें हम, लेट्स से देखो ये कोई बॉडी है, देखो ये बॉडी, मान लो ये देखो आपने बॉल फेंकी है यहाँ से लेकर ये बॉल फेंकी, ये बॉल की जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है ये बॉल की लाइन। अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पर देखें, मैंने आपको एक चीज पहले भी याद करो बताई थी, ये जो dr बाई डी टी या डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी या डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी होता है, वो है क्या? लॉजिकली तो वो चेंज इन ऊपर देखो ये पोजीशन अगर आगे जा रही है, ये वाई एक्सिस पे है, मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, तो ये पोजीशन है, तो जो वर्टिकुलर है, वर्टिकल इज द डेल्टा वाई अपॉन नीचे हॉरिजॉन्टल था डेल्टा एक्स, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या होता है? टेन थीटा। तो लॉजिकली जो ये कर्व है, अगर कर्व का स्लोप निकाल दिया जाए, दिस इज डेल्टा वाई एंड दिस इज डेल्टा एक्स, सो वी गेट दिस वैल्यू, तो ये होता है टेन थीटा। ये हमने ग्राफ में बहुत अच्छे से सीखा था। तो टेन थीटा के इसलिए फुल फॉर्म क्या होती है? द टेंजेंट थीटा। तो बेसिकली जो बॉडी का ओरिजिनल जो पाथ है, ये पाथ है, जो ब्लू लाइन इज द पाथ, कि जो एक बॉल आपने फेंकी है वो बॉल कुछ इस तरीके से चल रही है, तो बॉल की जो वेलोसिटी है वो आपको निकालनी है, तो कैसे मालूम चलेगी? वो बॉल की वेलोसिटी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट बना ली, तो यहाँ पर आपने टेंजेंट बना ली, इस पॉइंट पर आपने टेंजेंट बना ली, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने टेंजेंट बना ली, समझ गए मेरी बात? उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट बना ली, तो आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन मालूम चल रही है। गॉट इट? मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो यही बात ही समझाना था आपको। एक बात क्लियर? ठीक है। नाउ अब बात करते हैं, वेलोसिटी को पढ़ते हैं इन द टर्म्स ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। देखो मैंने क्या किया है, देखो यही जो फिगर है ना, पूरी यही फिगर, मैंने इसी फिगर को यहाँ पे लिख दिया है, लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब केवल मैं इतने से पोर्शन को, मैंने क्या बोला, देखो इतने से पोर्शन को मैंने जूम कर दिया एंड आपको ये चीज दिखाई दे रही है, और मैंने लिटरली ऐसे ही किया, मैंने जूम ही किया इसको, ठीक है। सो देखो आप ध्यान से, अगर इसको जूम कर दिया तो जो ये लाइन है ये टेंजेंट है, तो अगर आप पर्टिकुलर पॉइंट पर स्टडी करोगे तो ये क्या हो गया, ये आगे ऊपर जाने वाला कंपोनेंट है, ये नीचे जाने वाला कंपोनेंट है, ठीक है। सो अगर वेलोसिटी आगे जा रही है, ध्यान से बात को समझो, अभी हमने क्या समझा, अगर एक वेलोसिटी ऐसे जा रही है, इसका मतलब उसके दो कंपोनेंट होने चाहिए, एक हॉरिजॉन्टल भी होना चाहिए जिसे हम बोलते हैं वी एक्स, और एक वर्टिकल भी होना चाहिए जिसे बोलते हैं वी वाई। तो अगर आप फिगर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आपको बिल्कुल सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बिल्कुल सही है, क्या गलत है इसके अंदर? है ना? बात समझ आई? सो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप, यही एक चीज बताई जा रही है, तो अभी ये मेन बात बताई जा रही है कि यहाँ पर आपने क्या बनाना है, रिजल्टेंट वैल्यू ढूंढना है। तो रिजल्टेंट के लिए क्या बनाना है, टेंजेंट बनानी है, टेंजेंट। समझ गए बच्चों मेरी बात? टेंजेंट, ओके। सो तो अभी आपने क्या पढ़ा था, अगर आपको वेलोसिटी जो आपने पढ़ी है, वेलोसिटी के लिए क्या पढ़ा आपने, डी आर बाई डी टी, ठीक है। और डी आर बाई डी टी क्या होता है, अभी तो आपने उसको डी आर को लिखना सीखा ही है, क्या लिखा था? आर, आर क्या था आपका, याद करो, चेंज इन एक्स प्लस चेंज इन वाई, है ना, ऐसे ही। तो आप एक काम करो ना, इसको ना थोड़ा सा स्टाइल से लिख दो। डी आर बाई डी टी कब होता है, जब डेल्टा टाइम इज वेरी स्मॉल, तो इसको आप ऐसे लिखो, या फिर मैं तो थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा अभी के लिए रिफाइन करता हूँ, इसे मैं लिखता हूँ डेल्टा आर बाई डेल्टा टी है, लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो है, सही है, ये इंस्टेंटेनियस है। एवरेज होता तो मैं सीधा ये लिख देता। नाउ आर क्या होता है बताओ, आर को लिखने का क्या तरीका है, डेल्टा एक्स आई स्कैप प्लस डेल्टा वाई जे स्कैप अपॉन टाइम। टाइम को ना मैं सबको अलग अलग लिख लेता हूँ, तो यहाँ डेल्टा टी और डेल्टा टी ऐसे लिख दिया, पहले भी बात बता चुका हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, ज्यादा भी बोलने लगाया। सो तो बी वेक्टर बनाने के लिए
इज इक्वल्स टू ये क्या हो गया, बी एक्स आई स्क्वायर प्लस बी वाई जे स्क्वायर। ठीक है, ये बी एक्स आई स्क्वायर और ये बी वाई जे स्क्वायर। क्लियर? तो अगर आपको यहाँ पर जूम करें हम, ये वी एक्स अगर मालूम हो, वी वाई मालूम हो, तो ये रिजल्टेंट वैल्यू कैसे मालूम चलेगी? पाइथागोरस थ्योरम। सिंपल, रिजल्टेंट निकालने, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप क्या करोगे, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये बात हो गई, समझ में आ गई? फिर उसके बाद वेक्टर है, ये वेक्टर केवल मैग्नीट्यूड से नहीं बनता है, डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। तो यू नीड टू फाइंड दिस वैल्यू आल्सो, ये वाली एंगल, ये रिजल्टेंट एंगल है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा। डायरेक्शन मालूम चल गई आपको, तो वेक्टर केवल एक चीज से मत फाइंड आउट करा करो। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है vy, बेस है vx, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स vy अपॉन vx। सिंपल सी भाषा में काम समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हैं, बड़े आसान सी भाषा थी। चलो ये हुई बात क्लियर। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन। पहले तो एवरेज एक्सेलरेशन की डेफिनेशन। एवरेज क्या होता है भाई, एक वेलोसिटी v थी, b से हो गई v डैश, बदल गई t टाइम के अंदर, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा मेरे को बताओ? एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा b डैश माइनस b अपॉन टाइम t इन द स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा t। ठीक है, तो इसे हमने क्या बोल दिया, डेल्टा v बाय डेल्टा t। ठीक है ना? ठीक है। और डेल्टा v, अब कोई भी v बनेगी तो बनेगी कैसे? डेल्टा v अभी बनेगी तो क्या बनेगी, बी एक्स आई स्क्वायर प्लस बी वाई जे स्क्वायर अपॉन डेल्टा टी। अब क्या करें, अब इसको अलग अलग लिख लो, कर दो, क्या मुश्किल है यार कुछ। डेल्टा बी एक्स इंटू डेल्टा टी आई स्क्वायर प्लस डेल्टा बी वाई जे स्क्वायर अपॉन डेल्टा टी। ठीक है ना? अगर आप ध्यान से देखो तो ये वी एक्स अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, क्या होता है बताओ? एक्सेलरेशन ही तो होता है। तो ये एक्स है तो एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन होगा, और ये वाई है तो वाई एक्सिस का एक्सेलरेशन होगा। लो जी, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट से हमने वेलोसिटी को समझा और वेलोसिटी से हमने एक्सेलरेशन को समझा कि भैया ये भी दो कंपोनेंट वाला है, ए एक्स आई स्क्वायर प्लस ए वाई जे स्क्वायर वाला, है ना जी? ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? तो सीधा है, सीधी कोई चीज चल रही है तो एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में है, लेकिन अगर कोई चीज गोल घूम रही है तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं होता है। अभी आपको बताते हैं कैसे। अभी तक आपने क्या पढ़ा है, वेलोसिटी, वेलोसिटी अगर हम सीधे चल रहे हैं तो वेलोसिटी भी सीधी, एक्सेलरेशन भी सीधा। तो अभी तक आप इसी क्वेश्चंस के साथ ही चल रहे हो और दूसरा तो आपको आता ही नहीं था। अगर आप ऐसे गोल घुमा दें आप क्या करोगे? तो अब नहीं बता सकते, है ना? अभी बताना सिखाते हैं आपको। देखो, बड़े काम करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं आपके लिए। ये डायग्राम बड़ी बुद्धि से बनाकर रखा है आप लोगों के लिए। ठीक है, अभी आपने देखा है कि भाई ये बॉडी का पाथ था यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये वेलोसिटी थी यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वेलोसिटी थी ना? अच्छा, अभी आपने क्या पाथ पढ़ा है, एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला पढ़ा है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, सही है। अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, देखो बड़ी है। अब ये देखो, मैं ना ये क्लास में ग्राफ बनाता थोड़ा मुश्किल हो जाता, टाइम बड़ा लगता है। ये छोटी छोटी चीजें तो बड़ी छोटी छोटी होती है ना बच्चों, लेकिन इसको सब पढ़ाने बड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, और ये चीजें आपको आराम से मिलेंगी भी नहीं, नेट पे भी नहीं मिलेंगी, किताबों में भी नहीं बनी हुई। ठीक है, शायद किसी किताब में बनी हो पर आसान नहीं है। लाओ, जो किताब को तो इंजीनियर्स को लिखना पड़ेगा। नाउ आई एम हैविंग टी आल्सो। देखो ध्यान से, पहले आप इधर वेलोसिटी पे थे, ध्यान से सुनो, बड़ी सिंपल सी चीज बता रहा हूं आपको। पहले आप इधर थे, फिर आप इधर हो गए, तो आपकी वैल्यू को चेंज हुई है। आपने कैसे करनी, इस वेक्टर को उठाओ, इसको उठाकर थोड़ा सा और जूम करता हूँ आपको, जैसे मैं करता हूँ ना पॉलीमर। ओ सॉरी यार, ये तो पिक नहीं हो रहा है ना, ये नहीं आएगा, पिक नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, पर आपने पॉलीगन लॉ, मैंने आपको याद होगा मैं कैसे सिखाता। इस वेक्टर को उठाओ और ये यहाँ पर उठा दिया, ऐसे लिख दिया, ठीक है। फिर आप इस वेक्टर को उठाओ, ठीक है,
और उसको कहाँ लिख दिया, यहां से उठाया और यहाँ पे लिख दिया यहाँ पर। सो पहले ये था v, अब हो गया v डैश, तो ये चेंज इन वैल्यू हुई ना, गॉट माई पॉइंट। तो ये सर साउंड नहीं आ रही है।